यस, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड क्या इक्वेशंस। तो इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को देखने के लिए इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको जो 4 वीडियो जो दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इसमें यूजफुल होगा इस चैप्टर्स में, किस तरह से वो चारों वीडियो कितना हेल्पफुल है ना, वो पढ़ने के बाद आपको है ना पता चल जाएगा कि किस तरह से वो काफी हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होगा है ना, उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, वो है आपका चेंज। तो चेंज एक्चुअली होता क्या है, देखिए हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे चेंज होता है। जैसे में उसी चेंज को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई भी करते हैं आगे चल के। आपका एक होता है फिजिकल चेंज और एक क्या होता है केमिकल चेंज, है ना। तो जो भी जैसे में आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी आपका बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे इवेपोरेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ये सब क्या है एक तरह का चेंज है। लेकिन आपको ब्रॉडली जो साइंटिस्ट है चेंज को 2 पार्ट में बांटा गया है। इसको कौन कौन सा चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज और एक क्या होता है केमिकल चेंज। तो सबसे पहले ये चेंज क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। चेंज इज इन लॉ ऑफ नेचर, है ना, विच इज इन विच प्रोसीड्स या विच अकर्स इन क्या एवरीडे लाइफ, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज चेंज, तो चेंज इज एक क्या लॉ ऑफ नेचर, है ना, विच अकर्स इन एवरीडे लाइफ आर नोन एज क्या चेंज। और इस चेंज को कितना पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट में। एक आपका फिजिकल चेंज होता है और एक क्या होता है केमिकल चेंज। तो हम इसका डेफिनेशन हम क्या यहाँ पे बोर्ड पे लिखे, यहाँ से टाइम भी वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि उस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू आपको हम पीडीएफ नोट्स आपको हम सेंड कर देंगे। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे चेंज क्या होता है, चेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चेंज is a law of nature which occurs in everyday lives are known as क्या change are classified into 2 parts, one is physical change and next are क्या chemical change। तो चलिए चेंज को हम लोग 2 पार्ट में चलिए change are classified into 2 parts। First one is physical change and second is chemical change। तो अब देखिए सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक टर्म्स यूज करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो अब देखो जब किसी भी वैसा प्रोसेसेज, है ना, तो वैसा प्रोसेसेज जिसका चेंज किसके रूप में हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज। और जब केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल चेंज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली होता क्या है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस इन विच फिजिकल नेचर आज क्या चेंज। तो वैसा प्रॉपर्टी है ना, जिसमें सब्सटेंस का क्या होता है फिजिकल नेचर, है ना, फिजिकल नेचर्स लाइक एज आपका जो भी आपका शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, ये आपका क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंजिंग होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे फिजिकल नेचर में चेंजिंग। फिजिकल नेचर जस्ट लाइक आपका क्या हो गया, हम बताया अभी साइज हो गया, स्टेट हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, ये आपका क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल नेचर हो गया। और फिजिकल नेचर में जो चेंजिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और जब केमिकल नेचर में चेंजिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए भाई, तो फिजिकल चेंज किसको कहेंगे, है ना, तो फिजिकल चेंज क्या कहेंगे, है ना, ए चेंज, है ना, क्या कहेंगे ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो, ए चेंज इन
क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्या फिजिकल चेंज। उसी प्रकार बताइए व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज है ना, ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन क्या केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्या केमिकल चेंज। तो अब भाई सबसे पहले फिजिकल चेंज तो पढ़ लिए, इसका बहुत सारे प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए ब्रॉडली आप लोगों को पढ़ा गया 8th या 7th क्लास में पढ़ा जाता है ना। हालांकि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट चैप्टर जब एनसीईआरटी का देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, और थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, इसलिए हम इस चीज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलिए भाई एक बार फिर से फिजिकल चेंज का भी डेफिनेशंस और केमिकल चेंज का भी डेफिनेशन तो जान लिए। एक्चुअली इसको हम लोग समझेंगे कैसे, पहले समझना। पहले फिजिकल चेंज में एक्चुअली क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये रखना होगा याद आपको, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप दे सकते हैं तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें कोई आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड्स ये जनरली क्या होता है ना, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है रिवर्सिबल, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करेंगे तो दूसरे स्टेट को पहले स्टेट में भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि कोई भी वाटर को बॉयल किए, बॉयल करने के बाद स्टीम बना और उस स्टीम को कंडेंस करने के बाद फिर से हम लोग क्या है वाटर में रिकवर कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरा स्टेट वाला पहले स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम इसको ये जनरली हम बोल रहे हैं, हर केस में नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो गया जैसे में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं किया, जैसे में अगर कोई पेज को हम फाड़ दिए, तो पेज को जब फाड़ दिए तो क्या हुआ भाई, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि उसके आपका पेपर को फाड़ने के बावजूद भी आपका रहेगा क्या, पेपर ही रहेगा, है ना। तो वहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कौन सा चेंज है, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो क्या हम फिर से अगर उस पेज को फाड़ दिए तो क्या फिर से उसको ज्वाइंट कर सकते हैं, क्या नहीं, अपने आप तो ज्वाइंट हो नहीं सकता है ना। तो इसीलिए 99% केस में आपका 99% केस में आपका जो फिजिकल चेंज में होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, ये फिजिकल चेंज कैसा प्रोसेस होता है आपका रिवर्सिबल होता है। लेकिन 1-2% ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे वो क्या होगा इरिवर्सिबल होगा, जैसे मैं अभी हम एग्जांपल दिए। तो चलिए भाई पहला प्रॉपर्टी क्या होगा इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड बात हम लोग ये सीखे कि हम लोग मतलब नो न्यू, सबसे पहले नो न्यू सब्सटेंस इज क्या फॉर्म्ड। सेकंड क्या है रिवर्सिबल है, कैसा है रिवर्सिबल। और थर्ड स्टेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली ये क्या है टेम्पोररी प्रोसेस है। कैसा है टेम्पोररी का मतलब है कि जैसे में आप ऐसे इसमें अगर वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो स्टीम बन रहा है, तो स्टीम को जैसे एटमॉस्फेयर में गया तो टेम्परेचर कम होने के बाद वो फिर से क्या हो सकता है ना, कंडेंस होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या है टेम्पोररी प्रोसेस है, ये क्या है टेम्पोररी प्रोसेस। कैसा है टेम्पोररी प्रोसेस। और फोर्थ पॉइंट एक बात और, यहां पे देखिए फिजिकल चेंज में आपका मास चेंज नहीं करता है, दैट मींस मास ना तो इंक्रीज करेगा नहीं क्या करेगा डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए कि 50 ग्राम अगर कोई आइस क्यूब लेते हैं और उसको मेल्ट करने के बाद जो वाटर मिलेगा तो वाटर का भी मास आपका कितना होगा 30 ग्राम होगा। कितना होगा 30 ग्राम होगा। तो याद रखना जब फिजिकल चेंज होगा तो फिजिकल चेंज के केस में है ना, फिजिकल चेंज के केस में आपका जो मास है वो रिमेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा कांस्टेंट होगा। चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें फिजिकल चेंज में है ना, जैसे में पहला एग्जांपल है आपका टीयरिंग ऑफ पेपर्स, सेकंड क्या होगा फ्रीजिंग ऑफ क्या फ्रीजिंग ऑफ वाटर्स, उसके बाद क्या होगा बॉइलिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ आइस, और सभी बहुत सारे एग्जांपल्स है ना जो कि आपसे क्वेश्चंस के तौर पे करवा दिया जाएगा। चलिए फिजिकल चेंज हो गया। अब ये आपका क्या है केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज क्या होता है हम डिफाइन कर देते जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, है ना। तो वैसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस का क्या हो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो चेंज हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, तो इसमें क्या होगा कि आपको न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन मिलेगा। क्या होगा न्यू सब्सटेंस क्या होगा फॉर्म्ड होगा, पहला पॉइंट। ये जनरली 99 केस में ये क्या होता है इरिवर्सिबल होगा। क्या होगा
इरिवर्सिबल का मतलब समझ में आया, एक बार जो सब्सटेंस बन गया उसको हम लोग फिर से रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। जैसे में दूध से हम लोग दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपका मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें कौन सा चेंज होता है, तो वो होता है आपका केमिकल चेंज। कौन सा, केमिकल चेंज। तो सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड पॉइंट, ये कैसा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल। क्या होगा, इरिवर्सिबल। और इसमें हो सके ये मास क्या करेगा, चेंज हो सकता है। मास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जिसमें कैंडल है ना, तो कैंडल को अगर जलाए, जिसमें कैंडल्स को जलाए तो जलाने के बाद, जो बर्न करने के बाद क्या होता है ना, उसका जो मास होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जिसमें आपका कैंडल्स किस फॉर्म में होता है, पहले बताओ। कैंडल्स का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है CXHY। जब इसको बर्न करेंगे तो ये क्या देगा, CO2 अब प्लस क्या देगा, H2O। अब ऐसा नहीं कि भाई कि मास चेंज कर रहा है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। तो एक्चुअली ये जो आपका कैंडल्स है, तो कैंडल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर बनाएगा, तो अपने आप क्या कर जाएगा, स्कैप कर जाएगा। तो निश्चित तौर पे अगर मान लो कि कैंडल का अगर मास 50 ग्राम है तो कुछ देर के बाद, जलने के बाद मे बी अगर 20 ग्राम अगर हो जाता है तो ये 20 ग्राम जो वैक्स आपका मेल्ट किया वो वाला रहेगा, और 30 ग्राम में भी आपका जो है CO2 और H2O के रूप में क्या कर जाएगा, स्कैप कर जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप बोले कि मास जब चेंज होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ना, जितना मास आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो इस केस में बताइए है ना, तो ये इस केस में क्या होगा, मास भी क्या होगा, चेंज होगा, न्यू सब्सटेंस का भी क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और ये कौन सा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स है जो भी आपका केमिकल रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में एक्चुअली क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शंस होता है ना। केमिकल रिएक्शंस मतलब जो भी आपका आयरन आर्टिकल्स है वो मोस्ट एयर से रिएक्शंस करने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। और इस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शन जनरली आपका कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज। जो भी आपका डाइजेशन ऑफ फूड है, तो जो आपका फूड डाइजेस्ट करता है वहां पे भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, वहां पे भी क्या होता है, कंबशन होता है ना। तो इसलिए वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया। जिसे रिस्पायरेशन, जिसे जो भी आपका सांस लेते हैं तो O2 लेते हैं और CO2 क्या होता है, बनता है ना। न्यू सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन हो गया तो भी आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होगा। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, आपका जो कैंडल्स बर्न करता था, दो चीज है आपका, देखिए एक वैक्स का मेल्ट करना और दूसरा क्या होगा, कैंडल्स का बर्न करना। तो कैंडल का जो बर्निंग होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल, जो बर्निंग ऑफ कैंडल्स होगा वो क्या होगा, केमिकल चेंज। ऐसा इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल्स का मतलब कोई भी सब्सटेंस जब जलेगा, जिसमें कैंडल्स का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन O2 के प्रेजेंस में जब बर्न करेगा तो क्या देगा, CO2 प्लस H2O। और ये जनरली क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस। और जब केमिकल रिएक्शंस हो गया तो निश्चित तौर पे वो कैसा होगा, केमिकल चेंज। कैसा होगा, केमिकल चेंज। लेकिन आपका जो वैक्स मेल्ट किया है ना, तो मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, वो जनरली आपका कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो याद रखना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। लेकिन वही आपका कौन सा है ना, आपका बर्निंग ऑफ कैंडल्स कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो गया। चलिए तो इस पे बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चंस देते हैं है ना, जो आपका होमवर्क रहेगा, और कोशिश कीजिए कि उसको बना करके व्हाट्सएप के थ्रू आप सेंड कीजिए। चलिए HW पर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑफ द chemical change from the given examples. A नंबर है fermentation of grapes,
fermentation of grapes. B नंबर है burning of candles. Evaporation of alcohol. Freezing of water. Turning brown of a freshly cut in the air. F growth of a plant. Dissolution of sugar. In water. H नंबर है आपका फेडिंग ऑफ कलर. Colored clothes in the sun. चलिए, तो इसमें आपको ये पहचाना है कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है. तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शंस. तो ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो आपका सब्सटेंस है अंडरगो करता है केमिकल चेंज और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और उस न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली क्या है? डिफरेंट है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस. क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस. इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए केमिकल चेंज एंड फॉर्म ए क्या? न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्या? केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली जनरली देखा जाए जितना भी आपका केमिकल रिएक्शंस है वो जनरली क्या है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है. किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का. तो आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना. तो कैसे? व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? द प्रोसेसेज, है ना, द प्रोसेसेज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए क्या? chemical change and produce and formed a क्या? new substance with entire new properties are known as क्या? chemical reactions. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? chemical reactions. अब chemical reactions को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है. एक वर्ड इक्वेशन भी पढ़ते हैं और एक क्या होता है? केमिकल इक्वेशन भी पढ़ते हैं जो आगे पढ़ेंगे. लेकिन केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली जो केमिकल चेंज होता है, ये जो प्रोसेसेज होता है, इसमें दो टर्म्स हम लोग को जानना है. एक है रिएक्टेंट और एक क्या होता है? प्रोडक्ट. तो टर्म्स आप लोग जाने हुए, एक होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और एक टर्मिनोलॉजी यूज हुआ क्या? प्रोडक्ट.
तो बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, इस रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंसेज व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में टेक्स पार्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो क्या लिखेंगे, द सब्सटेंसेज व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज क्या, रिएक्टेंट, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको कहेंगे, है ना, द सब्सटेंसेज व्हिच आर फॉर्म्ड, चाहे न्यू सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज क्या, प्रोडक्ट। एक ऑफिस से व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकता है ना, द प्रोसेसेज इन व्हिच ए सब्सटेंस अंडरगो ए क्या, केमिकल चेंज एंड फॉर्म ए क्या, न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्या, केमिकल रिएक्शंस। इसके पास दो टर्म्स, एक रिएक्टेंट होगा और एक क्या होगा, प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेज व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज क्या, रिएक्टेंट। व्हाट इज प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंसेज व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज क्या, प्रोडक्ट। तो चलिए भाई इसका जैसे एग्जांपल्स देते हैं, जैसे एग्जांपल्स है आपका H2, पहला एग्जांपल्स है कोई एक केमिकल रिएक्शंस का H2 प्लस Cl2, जब इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो क्या होगा, 2HCl। याद रखिएगा जो राइट साइड वाला जो पार्ट होगा, जो सब्सटेंस होगा, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट। और लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा, जो सब्सटेंस होगा, जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, तो रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल्स, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करेंगे तो ये सॉलिड डिकम्पोज होने के बाद ये क्या देगा, CaO अब प्लस क्या, CO2। तो इस लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो चलिए भाई अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को शो अप करने के लिए हम लोग को बहुत सारा एक्टिविटी, कम से कम 4 एक्टिविटी एनसीईआरटी में जो दिया गया है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो चारों एक्टिविटी को सबसे पहले हम बोर्ड पे डिस्कशन करेंगे। किस तरह से एक्टिविटी को लिखा जाएगा, किस तरह से प्रोसीड्यूर हम लोग अपनाएंगे, वो उसको सीखने से पहले आपको हम एक प्राइवेट वीडियो जो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग सेंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप उस एक्टिविटी को देख लीजिएगा। देखने के बाद जब उसके बारे में उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जब यहाँ पे डिटेल्स करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, है ना, आज का क्लास आपका क्लियर हुआ होगा, है ना। और आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी आपको हम असाइनमेंट दे रहे हैं, है ना, उसको आप PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक्स में अपलोड कर दिया जाएगा या आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। जितना पढ़ाया गया है उतना का सबसे पहले आप लोग क्या करें, फेयर कॉपी कंप्लीट कर ले, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जो एक्टिविटी बेस्ड क्लास होगा उससे पहले कुछ हम वीडियो भेजेंगे, उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा और देखने के बाद उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में आपका नेक्स्ट क्लास